नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और साउथ दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम किस तरह से अपने खान पान और रहन सहन से ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सॉल्ट का इंटेक कम करके, सोडियम का इंटेक कम करके, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करके, ब्रिस्क वॉक और वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, डाइट, योगा, इन सब तरीक़ों से हम अपना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। पर अक्सर देखा गया है कि ये कभी कभी काफ़ी नहीं होता है और हमारा टारगेट रेंज, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड प्रेशर 140 से नीचे सिस्टोलिक और 90 से नीचे डायस्टोलिक, इस रेंज तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमें फिर मेडिसिन या मेडिकल मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट दरकार होती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। जो भी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, कृपया अपने से खुद से इसका सेवन ना करें। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अपने डॉक्टरी सलाह के बिना इन दवाइयों को बिल्कुल ना लें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है तो आप कृपया किसी वीडियो से, गूगल से, यूट्यूब का सहारा लेके कभी भी दवाई ना लें। इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मैं ही सलाह दूंगा कि आप हमेशा डॉक्टरी सलाह से इन दवाइयों को लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दवाई है जिसे हम यूज़ करते हैं उसे डाययूरेटिक्स कहते हैं। इसमें जनरली 3 टाइप के डाययूरेटिक्स होते हैं। पहला होता है जिसे हम थायाजाइड टाइप डाययूरेटिक कहते हैं। ये बहुत पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। डाययूरेटिक्स का जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है कि हमें डाययूरेटिक्स मतलब यूरेटिक्स, तो इससे समझ में आया होगा कि जो दवाइयाँ हमें पेशाब करा के हमारे बॉडी का एक्सेस वॉल्यूम को निकाल दे पेशाब के रास्ते, उन्हें हम डाययूरेटिक कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है जिसे हम फुरासेमाइड या टॉर्सेमाइड, जो लूप डाययूरेटिक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाययूरेटिक्स होते हैं। इन्हें हम मार्केट में लैसिक्स के नाम से या डाइटोर के नाम से मिलता है। ये लिस्ट में आपको हाईलाइट कर दूंगा जिसमें सारी दवाइयों के नाम और उनका क्या डोज, किस डोज पे हम देते हैं। तो ये एक पावरफुल दवाई है और इससे काफ़ी हद तक हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है। तीसरे नंबर पे है जो वो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, या जिसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो पहले 2 टाइप के डाययूरेटिक्स है उसमें सॉल्ट्स, खास तौर पे पोटेशियम कम हो जाता है। तो अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स दें तो इससे पोटेशियम कम नहीं होता है। तो इसमें इस क्लास में जनरली हम एल्डेक्टोन, जिसे हम स्पाइरोलेक्टोन कहते हैं, और आजकल एक एप्रीडिडोन करके आया है दवाई, वो हम यूज़ करते हैं। तो डाययूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट क्या है? डाययूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट हैं क्योंकि वो सॉल्ट्स को बॉडी से ज़्यादा निकाल देते हैं, पानी को ज़्यादा निकाल देते हैं, तो इसकी वजह से हमें कमजोरी आ जाती है और कई बार हमारा बॉडी में पोटेशियम या सोडियम कम हो जाता है, जिसके हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की संज्ञा देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक थकान या कमजोरी हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पे सोडियम बहुत ज़्यादा लो हो जाए या पोटेशियम बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो कई बार हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं और बार बार पेशाब जाना पड़ता है क्योंकि ये डायलिसिस कराता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अमूमन इन दवाइयों को दिन में 1 बार लिया जाता है और ये सुबह के टाइम में लिया जाता है। रात को इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। अगर हम रात को ये दवाइयाँ लेते हैं तो हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा और हमारी नींद खराब होगी। दूसरे नंबर पे आता है जिसे हम एसी इनहिबिटर्स कहते हैं। एसी इनहिबिटर्स एक क्लास है जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः ये ऐसे काम करता है कि ये हमारे जो किडनी का जो छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं उसको डायलेट कर देता है। तो मैंने एक आखिरी वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी में जो मैकेनिज़्म है हाइपरटेंशन का, उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज़्म होता है। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है, इस इनहिबिटर, ये उस एंजियोटेंसिन का पाथवे को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो किडनी के जो वेसल्स है वो थोड़े खुल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो
कम हो जाता है और हमारी पेशाब बनने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी दवाई है और आजकल ये नंबर 1 पे हम प्रयोग करते हैं। अधिकतर पेशेंट्स में एसी इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं कि क्योंकि ये किडनी के वेसल्स को खोलता है, इसलिए ये हमारे किडनी का जो परफ्यूज़न जिसे हम कहते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं EGFR, इनको अच्छा करने में मदद करता है। और डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे इन दवाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर देखा गया है कि किडनी के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है और EGFR कम होने की संभावना होती है। ख़ास तौर पे एसी इनहिबिटर्स प्रोटीन यूरिया, जो किडनी से प्रोटीन लीक होने की भी समस्या है, इसको भी रोकता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी कारगर मेडिसिन है। इसमें मेनली रैमिप्रिल, एनालप्रिल, ये 2 क्लास हैं जो दवाइयाँ हम देते हैं। एक मैं लिस्ट साथ में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और किस डोज पे देते हैं, ये मैंने लिखा है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जिसे सिंगल किडनी है या जिसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उनमें ये दवाई नहीं देनी चाहिए। बाकी हाइपरकैलेमिया इसमें एक साइड इफ़ेक्ट है कि पोटेशियम कई बार ज़्यादा हो जाता है। किसी किसी मरीज में या कुछ परसेंट ऑफ मरीज में खांसी की समस्या, हेडेक, रैश, एलर्जिक रैश जिसे हम कहते हैं, और कई बार मेटालिक टेस्ट हो जाता है, मुंह में स्वाद बदल जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई मेजर दुष्परिणाम नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा अगर किसी को सूखी खांसी होने लगती है तो ये इस दवाई से हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तब हम यूज़ कर सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और ARB। ये एक दूसरी क्लास है जो इससे काफ़ी मिलती जुलती है दवाई में, लेकिन इसका ये साइड इफ़ेक्ट कम होता है जिसमें खांसी की संभावना कम होती है। तो इसमें इस क्लास में मुख्यतः 2 दवाइयाँ हैं, एक टेल्मिसार्टन और दूसरा ओल्मिसार्टन, और एक और दवाई है लोसार्टन जिसे भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इस दवाई में भी सिमिलर फ़ायदे होते हैं जो हमें प्रोटीन यूरिया से मदद करते हैं, और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ में ये हमारे प्रोटीन यूरिया को भी रोकता है, और डायबिटिक के रोगी को ये दवाइयाँ हम काफ़ी हद तक प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों साथ साथ है। इसमें भी कई बार हाइपरकैलेमिया का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल दवाई है तो किसी किसी मरीज़ में डिजीनेस या जिसे हम चक्कर आना ऐसा हो सकता है, तो हमें फिर डोज को चेंज या कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई लोगों में ये फटीग या थोड़ा सा थकान जैसा भी करा सकता है, अन्यथा इसके बहुत ज़्यादा कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस दवाई में जो ड्राई कफ की समस्या है वो बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए हम इसे आजकल काफ़ी प्रेफर करते हैं। जो चौथा क्लास है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई है, और ये एक क्लास है जिसमें हमारी जो पेरिफेरल आर्टरीज़ हैं या जो हाथ और पैरों की जो ब्लड वेसल्स हैं, इनको ये डायलेट करता है। तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया था कि हमारे सिस्टमिक ओवरलोड की वजह से, सिंपैथेटिक ओवरलोड की वजह से जो हमारी बाहर की पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो संकुचित हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो इसको ये डायलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड प्रेशर वो है वो कम हो जाता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स जैसे ही थोड़े से ढीले होते हैं तो ब्लड उस पर अच्छे से समा सकता है और ओवरऑल ब्लड प्रेशर वो है लो हो जाता है। इस श्रेणी में 2 प्रमुख दवाइयां हैं, एक एम्लोडिपिन और एक सिल्नीडिपिन, जिसे हम यूज़ करते हैं। एम्लोडिपिन में कई बार पीडल एडिमा, जिसे हम कहते हैं अपने एंकल के आसपास, या एंकल एडिमा मतलब टखने के आसपास सूजन आ जाती है, और ये एक उसके समस्या हो सकती है, इसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। देखा जाता है कि सिल्नीडिपिन में ये समस्या कम पाई जाती है, तो अगर किसी को ये समस्या होती है एम्लोडिपिन से तो हम उसे सिल्नीडिपिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एम्लोडिपिन का एक और वेरिएंट आता है जो उसका परिष्कृत वेरिएंट होता है एस एम्लोडिपिन, उस दवाई में ये साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया जाता है, तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर की दवाई है, तो इसमें भी कई बार
खाने वाले मरीज को चक्कर या लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से उसे फेंटनेस या डिजीनेस जिसे कहते हैं ये हो सकता है, तो हमें डोज को कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसे भी जनरली दिन में एक बार लेना पड़ता है और इससे पूरे दिन का अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। उसके बाद जो क्लास है वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर बहुत ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन किसी की धड़कन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो ऐसे लोगों में सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन जो हमारे बॉडी का हार्ट रेट होना चाहिए वो 60 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का ब्लड हार्ट रेट जो है वो 100 से ऊपर होता है तो हम बीटा ब्लॉकर उस केस में कंसीडर कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर के फ़ायदे ये हैं कि वो हमारे ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारे धड़कन को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी जो एफर्ट टॉलरेंस है, जिसे हम कहते हैं कि हम थकते नहीं हैं जल्दी से, बहुत लंबी दूरी तक चल सकते हैं क्योंकि हमारी धड़कन उतनी बढ़ती नहीं है, और जिसकी वजह से हमारे जो सडन चेंजेस होते हैं ब्लड प्रेशर की वो भी नहीं होता है। दूसरा है ये थोड़ा सा कामनेस ले आता है बॉडी में, एंटी एंग्जाइटी का भी काम करता है बीटा ब्लॉकर, क्योंकि धड़कन को कंट्रोल करता है, तो इसकी वजह से पाल्पिटेशन कम होता है। और ख़ास तौर पे जिनको धड़कन या इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या है उन लोगों में ये काफ़ी कारगर होता है। बीटा ब्लॉकर जनरली ऐसे लोगों में जिनका धड़कन काफ़ी तेज़ होता है 100 से ऊपर, या कोई यंग पेशेंट है और सिंपैथेटिक ड्राइव उसका ज़्यादा है, तो उससे हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इससे कई बार क्योंकि ये हार्ट रेट को काफ़ी स्लो कर सकता है, तो इसकी वजह से भी कई बार चक्कर या लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस हो सकता है। किसी किसी में इसमें फटीग भी होता है क्योंकि ओवरऑल बॉडी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है क्योंकि धड़कन हमारी काफ़ी स्लो हो जाती है। अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा टॉलरेटेड दवाई है, लेकिन दवाई लेने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाई लेनी चाहिए। इसमें मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल ये दो मुख्य दवाई है। इसके अलावा बिसोप्रोलॉल, कार्बिडिलॉल इस नाम से भी है। ये साथ में एक मैंने टेबल दिया है जिसमें इस दवाई का डोज और इसके जो प्रचलन में है जो दवाइयाँ का वेरिएंट, इसके ब्रांड्स, वो सब मैंने लिखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो दवाई आती है वो है अल्फ़ा ब्लॉकर या जिसे हम सेंट्रल एक्टिंग एजेंट कहते हैं। इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर में जनरली प्राजोसिन हम यूज़ करते हैं। बहुत हद तक अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर जो मैंने पहले की दवाइयाँ बताई हैं ये 4-5 इनसे कंट्रोल हो जाता है, पर कोई पेशेंट्स का इन दवाइयों से जब कंट्रोल नहीं होता है उसे हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन उस बीमारी को बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर 3 या ज़्यादा दवाइयों से भी कंट्रोल में ना आए और उसमें से एक डायरेटिक होना चाहिए, तब भी अगर ये कंट्रोल में ना आए तो हम इसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की संज्ञा देते हैं। तो कई बार हमें अल्फ़ा ब्लॉकर उस केस में यूज़ करना पड़ता है, बट ये काफ़ी रेयर है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैं उसके कारण और उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये थे हमारे मुख्य मेडिसिन्स जो हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में। ये सारे मेडिसिन्स हम डॉक्टरी सलाह से ही ले तो अच्छा है। ये काफ़ी पावरफुल मेडिसिन्स हैं और इनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।